नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की क्लास नोट्स के जो पीडीएफ हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, तो जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक्स, जिनमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की जो पहली मोबाइल लैब है उसका उद्घाटन किया है। सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कोरोना की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से तैयार की गई मोबाइल लैब का 23 अप्रैल 2020 को उद्घाटन किया। इस लैब का जो नाम है वो नाम मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी यानी MVRDL रखा गया है। और इसका जो निर्माण है वो RCI हैदराबाद और साथ ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया है। इस मोबाइल लैब की विशेषता क्या है कि इसके अंदर प्रतिदिन हर रोज़ 1000 से 2000 नमूनों की सैंपल होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। इसकी जो स्क्रीनिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अधिक है और इसे केवल 15 दिनों के अंदर इसे विकसित किया गया है। और ये जो 15 दिनों के अंदर इसे बायोसेफ्टी लेवल यानी BSL-2 और BSL-3 के लैब की शुरुआत की गई है। इसे BSL-2 और BSL-3 जो मानक हैं उस मानक के अनुसार इसे तैयार किया गया है। BSL का अर्थ है बायोसेफ्टी लेवल अर्थात जैव सुरक्षा स्तर। यह मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च लैब कोविड-19 के ट्रीटमेंट और उस वायरस के संवर्धन में ड्रग स्क्रीनिंग हेतु और प्लाज्मा थेरेपी और वैक्सीन के प्रति रोगियों की व्यापक इम्यूनिटी प्रोफाइलिंग आदि में सहायता करेगी। यानी कि ये रोगों की जो जो इम्यूनिटी प्रोफाइलिंग है, जो कि प्लाज्मा और वैक्सीन के जो प्रति उनकी इम्यूनिटी होती है उसके बारे में जानकारी देगी और उसकी प्रोफाइलिंग करेगी। यह लेबोरेटरी WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ICMR अर्थात भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जो जैव सुरक्षा मानक है उनका अनुपालन भी करती है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को पूरा किया जा सके। अब हम बात करते हैं RCI जो रिसर्च सेंटर इमारत है उसके बारे में। तो रिसर्च सेंटर इमारत जो कि हैदराबाद के अंदर स्थित DRDO की एक लेबोरेटरी है और यह लेबोरेटरी मिसाइल सिस्टम, गाइडेड वेपन्स, इंडियन आर्म फोर्स के लिए एडवांस एवियोनिक्स और रिसर्च डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाती है। और इसकी जो स्थापना है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा वर्ष 1988 के अंदर की गई थी। वर्ष 1988 के अंदर की गई थी। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की, जो कि $3.09 बिलियन की वृद्धि के साथ में 479.57 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंदर वृद्धि हुई है और 17 अप्रैल 2020 को जो समाप्त हुआ जो सप्ताह है उसके दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $3.09 बिलियन की वृद्धि के साथ 479.57 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। और विश्व में सर्वाधिक जो मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची है उसमें भारत का जो स्थान है वो 8वां है और इसी सूची पर प्रथम स्थान पर चीन है। अब विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है, जो कि भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है और ये पूंजी खाते के अंदर निहित होते हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। साथ ही इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक और दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर इसके साथ में विशेष आहरण अधिकारों यानी कि जो स्पेशल SDR जिसे कहा जाता है, SDR, सोने के भंडारों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के यानी IMF के भंडार अवस्थियों को भी शामिल किया जाता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार या अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित है। अब 17 अप्रैल 2020 को जो विदेशी मुद्रा भंडार के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, इसके बारे में हम एक
अध्ययन कर लेते हैं। तो उसमें बताया गया है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की जो स्थिति है वर्तमान में भारत के अंदर, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति यानी फॉरेन करेंसी असेट्स की जो FCA की जो कंडीशन है वो है वर्तमान में भारत में 441.88 बिलियन की। इसके बाद में हम बात करते हैं गोल्ड रिजर्व की, तो 32.68 बिलियन के साथ में ये इंडिया के अंदर 32.68 बिलियन गोल्ड रिजर्व है। इसके अलावा IMF के साथ HDR 1.43 बिलियन है और बिलियन डॉलर, और IMF के साथ में रिजर्व की स्थिति है 3.58 बिलियन डॉलर की। तो ये थी इसके बारे में कुछ जानकारी। अब हम बात करते हैं रिवर्स वैक्सीनोलॉजी के बारे में। रिवर्स वैक्सीनोलॉजी हाल ही में जो तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी, द तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी जो चेन्नई के अंदर स्थित है, उसने रिवर्स टेक वैक्सीनोलॉजी के माध्यम से सोर्स कोविड-2 यानी कोविड-19 से निपटने के लिए एक संभावित वैक्सीन विकसित करने का प्रयास किया है। रिसर्च के पहले चरण में एक सिंथेटिक पॉलीपेप्टिटाइड विकसित किया गया जो कि वायरल जीनोम को बांध सकता है। यानी रिसर्च का जो पहला चरण है उसके अंतर्गत एक सिंथेटिक पेप्टिटाइड विकसित किया गया था जो कि वायरल जीनोम, यानी जीनोम का अर्थ है आपको पहले क्लासों के अंदर, पिछली क्लासों में बताया गया था। जीनोम उसकी जो जीन की जो अनुक्रम है उसे जीनोम कहा जाता है। किसी भी जीव के जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। तो ये वायरस के जो जीनोम है उसे बांध सकता है और अनुसंधान के अगले चरण में जाने के लिए पूर्णतः तैयार है, और ये प्रक्रिया रिवर्स वैक्सीनोलॉजी कहलाती है। अगले चरण में इसके जो इसकी टेस्टिंग है उसका अगला चरण होगा, जिसके अंदर टिश्यू सेल लाइन पर इस पॉलीपेप्टाइड का जो परीक्षण है वो किया जाएगा। शोधकर्ताओं का यह मानना कि यह केवल पहला चरण है, किंतु अध्ययन से पता चलता है कि यह वैक्सीन जो है 70% तक सही, यानी अभी तक इसके 70% सफल होने के पूरे चांसेस हैं, और इसको अंतिम चरण तक पहुंचने में अभी भी कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। और विश्व भर में इससे पहले रिवर्स वैक्सीनोलॉजी का जो उपयोग मेनिंगोकोकल और स्टेफिलोकोकल जो संक्रमण है उनके लिए इस वैक्सीन का निर्माण किया गया था, रिवर्स वैक्सीनोलॉजी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए। कृषि कल्याण अभियान यानी 23 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्थात यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने बताया कि कृषि कल्याण अभियान के तीसरे चरण में किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए विविध कृषि पद्धतियों के लिए लगभग 17 लाख किसानों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। कृषि कल्याण अभियान देश के 112 आकांक्षी जिलों में लागू किया जा रहा है, और कृषि कल्याण अभियान के अब तक 2 चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें 11.05 लाख किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि तकनीकों में सुधार करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की थी, और वर्ष 2018 में कृषि कल्याण अभियान की शुरुआत की गई थी। कृषि कल्याण अभियान के जो एस्पायरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 1000 से अधिक आबादी वाले जो प्रत्येक 25 गाँव के अंदर इसे चलाया जा रहा है, और इन गाँवों का चयन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार किया है। जिन जिलों के अंदर गाँव की जो संख्या है वो 25 से कम है, वहाँ के सभी गाँवों को, यानी जिनमें 1000 की आबादी वाले जो जितने भी गाँव हैं उन्हें इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है, और एक जिले के 25 गाँवों को समग्र समन्वय और क्रियान्वयन उस जिले की कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK के द्वारा किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं NBWL, जिसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी कहा जाता है। इसके द्वारा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से में कोयला खनन की सिफारिश की गई है। हाल ही में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी NBWL ने असम के देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक हिस्से में, जिसका नाम सालेकी है, उस सालेकी हिस्से के अंदर कोयला खनन की सिफारिश की है। NBWL ने जुलाई 2019 में खनन क्षेत्र का आकलन करने के लिए एक समिति बनाई थी, यानी कि जो राष्ट्रीय
वन्य जीव बोर्ड है NBWL, उसने जुलाई 2019 के अंदर खनन क्षेत्र का आकलन करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए एक समिति बनाई थी। और जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी NBWL है, वह भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके अंतर्गत यह कार्य करता है। और सालेकी में कोयला खनन को जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक जो इकाई है जिसका नाम नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड यानी NEFC है, उसके द्वारा किया जाएगा। सालेगी देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसमें देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के 111.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए वर्षावन और इसके अलावा शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के अंदर कई आरक्षित वन इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब हम बात करते हैं देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के अंदर स्थित है और 111.19 वर्ग किलोमीटर अर्थात 42.93 वर्ग मील वर्षावन क्षेत्र को कवर करता है। और यह असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का एक हिस्सा है। और इसके 3 भाग है, जिनमें से पहला भाग है जयपुर, दूसरा भाग है ऊपरी देहिंग नदी और तीसरा भाग है डिरोक वर्षावन। तो इस प्रकार से इसके जो 3 भाग हैं इन वर्षावनों के, इसे जून 2004 के अंदर एक अभयारण्य घोषित किया गया था और यह अभयारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा भी है। असम के जो वर्षावन हैं उनमें डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर जिलों के अंदर 575 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जिससे यानी लगभग 222 वर्ग मील से अधिक का जो क्षेत्र है, वहाँ ये वर्षावन फैले हुए हैं। साथ ही इन वनों का जो एक हिस्सा है उसे असम सरकार के द्वारा वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है, जबकि इसका एक अन्य जो हिस्सा है वो डिब्रू डेओमाली एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत आता है। इन वर्षावनों का जो विस्तार है अरुणाचल प्रदेश के तिरपा और चांगलांग जिलों के अंदर भी है और विस्तृत क्षेत्र और घने जंगलों के कारण इन वनों को अक्सर पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। जो पृथ्वी पर जो सबसे घने वन है वो अमेजन, जो साउथ अमेरिका है उसके अंदर अमेजन के वर्षावनों के रूप में स्थित हैं, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। और पूर्व का जो अमेजन है वो इन्हीं जो वर्षावनों को कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम के जो क्षेत्र के अंदर विस्तृत हैं, डिब्रू डेओमाली एलिफेंट रिजर्व के पास में। और इसके अलावा जो अन्य जो असम के क्षेत्र हैं उनमें जो जंगल हैं उन्हें पूर्व का अमेजन कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि देहिंग पटकाई भारत में उष्णकटिबंधीय तराई वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब हम इसको मैप से थोड़ा समझ लेते हैं। इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि ये देहिंग पटकाई जो क्षेत्र है इसे सर्किल में किया गया है, देहिंग पटकाई जो वन्यजीव अभयारण्य, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ आप देख पा रहे हैं आसाम के अंदर स्थित है और इसका कुछ हिस्सा ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी स्थित है। इस प्रकार से ये इसकी स्थिति है। और ये जो आप राज्य देख पा रहे हैं जिनमें सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा मणिपुर और यहाँ इसके नीचे त्रिपुरा है। तो ये जो राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। और इसके साथ में यहाँ पर जो भूटान देश है जिसकी सीमा इनके साथ में लगती है, साथ ही इधर चाइना की सीमा लगती है और इधर तिब्बती पठार भी हैं। और इसके एक तरफ म्यांमार है और इसके जो दक्षिण की तरफ जो बांग्लादेश है इसके पूर्व म्यांमार है। तो इस तरह से ये मैप के अंदर इस देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य की जो स्थिति है हमने देखी। तो इसके साथ हमारी जो आज की करंट अफेयर्स की क्लास है वो कंप्लीट होती है। और अब बारी हमारे आज के क्वेश्चन की। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, उसके द्वारा 20 अप्रैल 2020 को एक रिपोर्ट जारी की गई थी जो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट है। उसमें आपको बताना है कि भारत का स्थान उस रिपोर्ट में कौन सा रहा है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।